हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिश वाडेन। और आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग, जिसको हम कोएगुलेशन कैस्केड भी बोलते हैं। देखो, अभी तक हम प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी पूरा पढ़ चुके हैं। तो ये सबसे अच्छा टाइम है सेकेंडरी प्लग को पढ़ने का। देखो, सेकेंडरी प्लग में ये पूरा ब्लड क्लॉटिंग का पाथवे पढ़ना है, जो तो हमने फर्स्ट ईयर में फिजियो में भी पढ़ लिया है। तो ये मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करा दूंगा, और उसके बाद जो पैथोलॉजी में क्लिनिकल इसकी इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलेंगे। देखो, इसके दो पाथवे, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। सबसे पहले फैक्टर 12 है, वो एक्टिवेट होगा, और उसको एक्टिवेट करने के लिए हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन हेल्प करेगा। और अगर हम ये लैब में ये रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर हमें ग्लास बीड्स, क्योलिन और सिलिका ये यूज़ करनी पड़ेगी। देखो, ये यहाँ पर जितने मैंने लिखे हैं ना, ये याद कर लेना, क्योंकि आगे मैं जैसे ही इसके नेक्स्ट लेक्चर में कोएगुलेशन स्टडीज़ पढ़ाऊँगा ना, तो उसमें ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिलेक्टिव ही लिखे, जितने काम आए ना हमारे उतने ही लिखे, तो आपको ये सारे तो याद होने ही चाहिए। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, वो जाके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 11 है वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। और फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 9 है, वो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, और विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड फैक्टर 8 और कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की हेल्प से। देखो, ये फॉस्फोलिपिड कहाँ से आया, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आए ना, तो ये हमने प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग पढ़ा था, और उसमें जो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन हुआ था उसमें प्लेटलेट्स इन्वॉल्व थी, और प्लेटलेट के सरफेस पे जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है ना, ये वही फॉस्फोलिपिड है जो यहाँ पर एज अ सेकेंडरी प्लग फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो सेकेंडरी प्लग का फॉर्मेशन होगा वो प्राइमरी प्लग के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक पाथवे। फिर फैक्टर 10 से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, इंट्रिंसिक पाथवे को कैसे याद रखोगे, फैक्टर 12 है, वो जाके फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फिर फैक्टर 11 है, वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। फिर 9 फैक्टर है, वो एक्टिवेटेड फैक्टर 8 की मदद से और कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की मदद से फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर 10 से कॉमन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखो, एक्सट्रिंसिक पाथवे है ना, ये डायरेक्ट टिश्यू इंजरी से ही एक्टिवेट हो जाता है, और इसमें एक ही फैक्टर है जो याद रखना हमें, वो है फैक्टर 7। फैक्टर 7 है, वो एक्टिवेटेड फैक्टर 7 में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 3। टिश्यू फैक्टर 3 की हेल्प से ये एक्टिवेशन होगा। अगर हम ये लैब में परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन यूज़ करना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर MCQ आया हुआ है। ठीक है, तो ये खास ध्यान रखना कि अगर हम लैब में परफॉर्म करेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे तो हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तो टिश्यू फैक्टर 3 प्रेजेंट नहीं होगा, वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। और एक्टिवेटेड फैक्टर 7 है, वो डायरेक्टली जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 है, वो जाके फैक्टर 10 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, एक्सट्रिंसिक पाथवे इतना हुआ। अब देखो, कॉमन पाथवे में क्या ध्यान रखना है हमें, ये फैक्टर 10 है। ठीक है, और फैक्टर 10 एक्टिवेट हो चुका है, तो अभी फैक्टर 10 है, वो जाके प्रोथ्रोम्बिन है, मतलब फैक्टर 2 उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा। और यहाँ पर उसको फैक्टर 5 की हेल्प लेनी पड़ेगी। फैक्टर 5 की हेल्प और कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड की हेल्प के थ्रू फैक्टर 10 है, वो जाके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। फिर थ्रोम्बिन है, वो फैक्टर 1 फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना हुआ। देखो, अभी यहाँ पर फैक्टर 10 है, वो फैक्टर 2 को एक्टिवेट करेगा विद द हेल्प ऑफ 5 कैल्शियम और फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और फिर लास्ट में फैक्टर 2 है, वो जाके फैक्टर 1 को एक्टिवेट कर देगा, मतलब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, देखो इतना हुआ, फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर फाइब्रिन को हमें एज अ स्टेबल क्लॉट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है, जिसे फैक्टर 3 भी बोलते हैं। ये देखो, ऐसे फाइब्रिन्स के थ्रेड होंगे ना, उनके बीच में ऐसे क्रॉस लिंकिंग करवा देगा, तो ये एक स्टेबल क्लॉट बन जाएगी। ठीक है, ये एक स्टेबल क्लॉट बन गए, और उसके लिए क्लॉट स्टेबलाइजिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो है फैक्टर 3A। फिर देखो, ये स्टेबल क्लॉट है, उसको हम इनफाइनाइट टाइम के लिए फॉर्म तो नहीं रहने दे सकते, तो हमें इसे ब्रेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, अगर हमने इसको ऐसे ही फॉर्म रहने दी तो वो थ्रोम्बोसिस बन जाएगी, जो कि पैथोलॉजिकल है, और ये तो फिजियोलॉजिकल क्लॉट है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा।
तो देखो इसको ब्रेक करने के लिए हमें प्लाज्मिन की रिक्वायरमेंट होगी, और स्टेबल क्लॉट का ब्रेक होके वो फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट कहलाएगी, या फिर इसे डी डाइमर भी बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर फाइब्रिन थी और फाइब्रिन में क्रॉस लिंकिंग की वजह से ही हम उसे स्टेबल क्लॉट बोलते थे। तो अभी हम कह सकते हैं ये जब इसका डिस्ट्रक्शन होगा तो इसे फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में एफडीपी या फिर डी डाइमर बोल सकते हैं। और ये प्लाज्मिन कहाँ से आएगा? देखो प्लाज्मिनोजन है ना, लिवर में प्रेजेंट होता है, और प्लाज्मिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होता है, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है टीपीए, एक एंजाइम है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि एंडोथेलियम में प्रेजेंट होती है, जो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी हम आगे एक और बार पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इतना हो गया, ये सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग था। अब देखो थोड़े बहुत एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है जो मेनली तो हम फार्मेक में पढ़ते हैं, पर जितना पैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना मैं बता देता हूँ। देखो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स है ना, वो 3 है। एक अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन है जो बहुत ही हाई मोलिकुलर वेट होता है इसका, फिर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है, और एक है फोंडापेरिनॉक्स, इसका सबसे कम मोलिकुलर वेट होता है। देखो अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन है ना, ये फैक्टर 10 को भी इनहिबिट करेगा और थ्रोम्बिन को भी इनहिबिट करेगा। ठीक है, फिर लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन है, ये फैक्टर 10 को इनहिबिट करेगा, ज़्यादा इनहिबिट करेगा, और फैक्टर मतलब थ्रोम्बिन पे उसका इफेक्ट कम होगा कंपैरेटिवली। वो फोंडापेरिनॉक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टर 10 को इनहिबिट करेगा। ठीक है, इतना इजी है, देखो लाइन से मैंने बता दिया, बस इतना याद रखना। पैथोलॉजी में आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो आप फार्मेक में हीमेटोलॉजी वाला सेक्शन में से पढ़ लेना इसको। ठीक है, फिर देखो अब हमने प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग के भी डिफेक्ट्स देखे थे, वैसे ही सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग के भी डिफेक्ट्स होंगे। प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग में माइल्ड या सुपरफिशियल ब्लीडिंग देखने को मिल रही थी, और उसके 3 एग्जाम्पल भी थे, एक था पैटिक, परप्यूरा और एकाइमोसिस। ठीक है, उस पर एमसीक्यू भी बनता है, खास ध्यान रखना। अब सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग में ना डीप ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और डीप ब्लीडिंग होगी, इसके एग्जाम्पल है एक तो मसल हिमेटोमा, और अगर जॉइंट भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम हीमार्थ्रोसिस भी बोलेंगे। ठीक है, देखो सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग का इतना ही कॉन्सेप्ट था, जितना मैंने पढ़ा दिया उसमें से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर भले वो एमसीक्यू हो या फिर थियरी लिखनी हो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में। इसके बाद हम इस सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लग के कोएगुलेशन स्टडीज़ करेंगे। मैंने सोचा था कि इसी लेक्चर में कवर कर दूं, पर थोड़ा मुझे टाइम लग गया ये आपको समझाने में, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक अलग से ही लेक्चर बना दूँ। ठीक है, आई होप कि आपको सेकेंडरी प्लग अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।